friends, this is Jyoti Verma. Today I am going to start with language across the curriculum unit 4th. यूनिट 4th का हम टॉपिक देख रहे हैं अपना फर्स्ट, जिसके अंदर हम देखेंगे द्विभाषी अथवा त्रिभाषी बालक शिक्षकों हेतु निहितार्थ, यानी कि बायलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल चिल्ड्रन इम्प्लीकेशंस फॉर टीचर्स। यानी कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ना है, द्विभाषी जो स्टूडेंट्स होते हैं या त्रिभाषी जो दो भाषाएं जानते हैं द्विभाषी होते हैं, जो तीन भाषाएं जानते हैं वो त्रिभाषी बालक होते हैं। तो इनके बारे में आज हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। हमने हमारा थर्ड यूनिट तक अपना ये सब्जेक्ट क्लियर कर लिया है और आपके एग्जाम्स भी आने वाले हैं, तो आपको ये टॉपिक पूरा अच्छी तरीके से समझना होगा, क्योंकि फोर्थ जो हमारा यूनिट है लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का, उसके अंदर आपका ये क्वेश्चन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमारा फोर्थ यूनिट है इसके अंदर बायलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल स्टूडेंट्स के बारे में ही ज्यादा बात की गई है। तो इसके अंदर हम इसी के बारे में सबसे ज्यादा पढ़ेंगे, और इसके बाद मल्टीलिंगुअल, जैसा कि मल्टीलिंगुअल के बारे में हम कुछ पढ़ भी चुके हैं पहले और आगे भी देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम डिफाइन करेंगे इसके अंदर कि बेसिकली ये टॉपिक है क्या, इसका इंट्रो क्या है। जिसके अंदर है आधुनिक संसार में जहां अंग्रेजी में एक प्रमुख स्थान ले लिया है, मतलब जो आधुनिक संसार है, आज का जो मॉडर्न टाइम है, इस टाइम में क्या है, अंग्रेजी भाषा जो है यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज ने अपना एक प्रमुख स्थान, यानी कि उसने अपना एक तरीके से, जैसा कि हिंदी एक हमारी मातृभाषा है उसी तरीके से कॉमन लैंग्वेज हो गई है इंग्लिश। उसके बाद है द्विभाषी भाषा भी, जो दो भाषा होती है, द्विभाषी भाषा भी गैर अंग्रेजी बोलने वाले बालकों को उनकी मूल भाषा में पढ़ने के अभ्यास को संदर्भित करता है। ये कार्यक्रम 60 के दशक में बालकों को गणित, विज्ञान एवं सामाजिक अध्ययन यानी कि मैथमेटिक्स, साइंस एंड सोशल साइंस जैसे अन्य विषयों में प्रगति करने हेतु संसार भर में विकसित किए गए थे। यानी कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये विकसित किया गया उस टाइम पर, जबकि अंग्रेजी को एक अलग कक्षा में पढ़ाया जाता था। मतलब जो कॉमन लैंग्वेज है वो क्या है, इंग्लिश, और जो हमारी भाषा है, मुख्य भाषा है जो, उसमें इन सारे सब्जेक्ट्स को पढ़ाया जाता था, लेकिन अंग्रेजी भी इसके अंदर एक जुड़ गई और अंग्रेजी को एक मीडियम बना दिया गया। आगे हम देखेंगे इसके अंदर द्विभाषा बनाम द्विभाषी शिक्षा, यानी कि बाइलिंगुअलिज्म वर्सेस बाइलिंगुअलिज्म एजुकेशन। तो इसमें क्या है, द्विभाषा शिक्षा अक्सर कई लोग, जो द्विभाषावाद है यानी कि बाइलिंगुअलिज्म है, द्विभाषावाद एवं द्विभाषा शिक्षा, जो शिक्षा दो भाषाओं में दी जाती है, द्विभाषी शिक्षा का अक्सर कई लोगों द्वारा परस्पर रूप से प्रयोग किया जाता रहा है। इसमें हकुटा 1986 के अनुसार, मतलब ये राइटर है, इनके अनुसार क्या है, द्विभाषावाद एक द्विभाषा शिक्षा के अर्थ में एक बहुत विस्तृत भिन्नता है। आगे है, एक व्यक्ति जो दो भाषाएं बोल सकता है, यानी कि द्विभाषी जो व्यक्ति होता है जो दो भाषाएं बोल सकता है, द्विभाषा माना जाता है, मतलब द्विभाषी वो माना जाता है और दो भाषाएं वो बोल सकता है। होजे 1956 एवं डाइबोल्ट 1961 के शब्दों में अगर हम देखें, दो भाषाओं में न्यूनतम योग्यता द्विभाषी कहलाने के लिए पर्याप्त है। मतलब जो दो भाषाओं में न्यूनतम योग्यता होती है वो द्विभाषी कहलाने के लिए पर्याप्त है। मतलब आपके अंदर योग्यता है कि आप वो दोनों भाषाएं इजीली बोल सकते हैं, तो ये पर्याप्त है, मतलब इतना काफी है। आगे हम देखेंगे द्विभाषी शिक्षा की व्याख्या अनुदेश के मीडिया के रूप में दो भाषाओं के उपयोग से की जा सकती है। दूसरे शब्दों में द्विभाषी शिक्षा की प्रक्रिया के विषय में आम सहमति है, लेकिन जब द्विभाषी शिक्षा के दर्शन एवं लक्ष्य पर चर्चा होती है तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि ये टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, ये जो पैराग्राफ है क्या कहना चाह रहा है, जो द्विभाषी शिक्षा है उसकी व्याख्या अनुदेश के मीडिया के रूप में दो भाषाओं के उपयोग से की जा सकती है। दूसरे शब्दों में द्विभाषी शिक्षा जो होती है, अगर दूसरे शब्दों में हम देखें तो द्विभाषी शिक्षा की प्रक्रिया क्या है, उसके विषय में आम सहमति है, लेकिन जब द्विभाषी शिक्षा के दर्शन एवं लक्ष्य पर चर्चा होती है तो भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आगे हम देखेंगे त्रिभाषाई बालक, यानी कि हमने द्विभाषाई बालकों के बारे में हमने पढ़ लिया, और इसके अंदर हम देखेंगे त्रिभाषाई बालक यानी कि ट्राइलिंगुअल चिल्ड्रन, जो तीन भाषाएं जानते हैं। तो इसमें है द्विभाषी होना अच्छा है, फिर भी भारत में जनसंख्या का एक प्रमुख हिस्सा त्रिभाषी है, क्योंकि बेसिकली लोग क्या करते हैं, जो उनकी स्थानीय भाषा होती है वो भी बोलते हैं, मातृभाषा भी बोलते हैं, और एक जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो कॉमन लैंग्वेज बन चुकी है। तो मोस्टली लोग क्या होते हैं, त्रिभाषी होते हैं।
लोग अपने पिता के परिवार के साथ पंजाबी बोल सकते हैं, अपनी माता के परिवार के साथ हिंदी, और अपने पिता एवं बच्चों के साथ अंग्रेजी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 भाषा कॉमनली जानते हैं आजकल लोग आज के टाइम पर। भारत की 2001 जनगणना 122 भाषाओं की सूची बनाती है, मतलब उस समय 122 भाषाओं की जनगणना के अंदर सूची बनी थी, और इस ये कौन सी जनगणना थी? 2001 की। उसके बाद है, तथा द्विभाषा अथवा त्रिभाषावाद को इतना माना गया कि जनगणना प्रश्नावली में उत्तरदाताओं ने उनकी पहली, दूसरी एवं तीसरी भाषा पूछी गई। इसके अंदर भारत की लगभग 20% जनसंख्या, लगभग 24 करोड़ लोग बहुभाषी और एक जो है एवं लाखों त्रिभाषी हैं। त्रिभाषी बालक के द्विभाषी भी, जो त्रिभाषी बालक हैं वो द्विभाषी भी हो सकते हैं, जो प्रवास के माध्यम से त्रिभाषी हो गए हैं। जो उनका प्रवास है उसके माध्यम से वो त्रिभाषी हो गए हैं, बाकी वो बेसिकली द्विभाषी होते हैं। आगे हम देखेंगे द्विभाषी अथवा त्रिभाषी बालकों की विशेषता, यानी कि एट्रीब्यूट्स ऑफ बाइलिंगुअल एंड ट्राइलिंगुअल चिल्ड्रन। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है हमारा, एक द्विभाषी अथवा त्रिभाषी बालक भाषा प्राप्त करने में एक सक्रिय पक्ष है। नेक्स्ट है इसमें सेकंड पॉइंट, जिसमें है भाषा अधिग्रहण नियमों का निर्माण छात्रों द्वारा स्वयं किया जाता है। थर्ड पॉइंट है हमारा इसके अंदर, व्यक्तिगत मतभेद बालकों के भाषा अधिग्रहण की प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं। मतलब व्यक्तिगत मतभेद, जो आपस में व्यक्तिगत मतभेद होते हैं, वो बालक जो भाषा अधिग्रहण करता है, उसका एक्विजिशन होता है, उसमें उसको प्रभावित करते हैं। भाषा अधिग्रहण की दर बालकों में भिन्न होती है। एक बालक का पर्यावरण भी द्विभाषी एवं त्रिभाषी बालकों के मध्य एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, यानी कि जो उसका पर्यावरण होता है वो उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट देखेंगे हम एट्रीब्यूट्स में ही, जिसमें फिफ्थ पॉइंट है हमारा, द्विभाषी अथवा त्रिभाषी बालक प्रारंभ में भाषा के वाक्य विन्यास अथवा संरचना के स्थान पर अर्थ पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा इसके अंदर, द्विभाषी एवं त्रिभाषी बालकों द्वारा भाषाओं की शिक्षा पर उनके पर्यावरण के साथ संवाद का एक निर्णायक प्रभाव है। आगे हम देखेंगे इसके अंदर शिक्षकों हेतु द्विभाषी अथवा त्रिभाषी बालकों के निहितार्थ, यानी कि इम्प्लीकेशंस ऑफ बाइलिंगुअल और ट्राइलिंगुअल चिल्ड्रन फॉर द टीचर्स। तो इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है हमारा वातावरण, यानी कि इसमें क्या होता है, वातावरण की भूमिका, जिसमें है रोल ऑफ एनवायरमेंट, और इसके अंदर है एक बालक का अनुकूल पर वातावरण, मतलब जहां बालक रहता है अनुकूल वातावरण बालक के द्वारा एक से अधिक भाषा के अधिगम हेतु बहुत महत्वपूर्ण है। भयमुक्त वातावरण बालक को गलती करने एवं जोखिम लेने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। सेकंड पॉइंट हम देखेंगे इसके अंदर, जिसमें है द्विभाषी एवं त्रिभाषी बालकों को प्रेरित करना, यानी टीचर क्या कर सकता है, बालकों को प्रेरित कर सकता है, उनको और ज्यादा मोटिवेट कर सकता है। मोटिवेटिंग बाइलिंगुअल एंड ट्राइलिंगुअल चिल्ड्रंस, जिसमें है प्रेरणा द्वितीय एवं तृतीय भाषा के अधिगम में एक निर्णायक भूमिका निभाती है। शिक्षकों को बालकों के संप्रेषण में वृद्धि के लिए, मित्र बनाने के लिए, एक सामाजिक समूह के साथ पहचान के लिए, समाज के एक सदस्य के रूप में जिम्मेदारी पैदा करने के लिए एवं उन्हें भविष्य के लिए एक सामाजिक समूह के साथ योजना प्रदान करने के लिए द्विभाषी एवं त्रिभाषी अधिगम हेतु प्रेरित करना चाहिए। मतलब इसमें काफी सारे पॉइंट्स आपको मिल जाते हैं, जिसमें है बेसिकली मैं आपको इसमें अलग अलग बताती हूँ। जैसा कि संप्रेक्षण में, अगर शिक्षकों को बालकों के संप्रेक्षण में वृद्धि करने के लिए वो मोटिवेट कर सकते हैं, मित्र बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, एक सामाजिक समूह के साथ पहचान बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, समाज के एक सदस्य के रूप में जिम्मेदारी पैदा करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं, एवं उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के लिए, जैसे कि वो फ्यूचर में और ज्यादा अच्छे व्यक्ति बने, अच्छी पर्सनैलिटी हो, उनकी भाषा जो हो वो और अच्छी हो, तो उसके लिए मोटिवेट कर सकते हैं। एक सामाजिक समूह के साथ योजना प्रदान करने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो ये सारी प्रेरणाएं शिक्षक बच्चों को दे सकते हैं। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे, जिसके अंदर है छात्रों के साथ स्वास्थ्य एवं सकारात्मक संबंध बनाए रखना, यानी कि मेंटेनिंग अ हेल्दी एंड पॉजिटिव रिलेशनशिप्स विद स्टूडेंट, यानी कि मेंटेन करना किसको, हेल्दी और पॉजिटिव रिलेशनशिप को किसके साथ, स्टूडेंट के साथ, जो छात्र एक टीचर कर सकता है। तो इसमें छात्रों के साथ शिक्षक का सकारात्मक संबंध उनके शैक्षणिक प्रदर्शन को सुधारने में मदद करता है। विभिन्न भाषाई अथवा जातीय पृष्ठभूमि के छात्रों को पढ़ाने के दौरान शिक्षक को छात्र व्यवहार एवं उनकी कक्षा में उपलब्धि के विषय में अपनी धारणा पर विचार व्यक्त करने चाहिए।
4th पॉइंट है हमारा इसके अंदर द्वितीय एवं तृतीय भाषाओं का शिक्षण विधियों एवं निर्देशों के एकीकरण, यानी कि इंटीग्रेटिंग सेकंड एंड थर्ड लैंग्वेज इन पेडागोजी मेथड एंड इंस्ट्रक्शन, यानी कि टीचर को क्या करना चाहिए, पेडागोजी के मेथड्स में और इंस्ट्रक्शंस में इन तीनों या दोनों लैंग्वेजेस को इंक्लूड करना चाहिए, इंटीग्रेट करना चाहिए। तो इसमें है द्विभाषी एवं त्रिभाषी बालक भिन्न भाषाओं पर आराम से नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं, मतलब जो अलग अलग भाषाएं होती हैं उन पर नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं जब शिक्षक द्वारा, यानी कि जो शिक्षक है उसके द्वारा भी इनका प्रयोग किया जाता है। अगर शिक्षक भी उसको यूज करेगा तो बच्चे भी इजीली उसको अंडरस्टैंड करेंगे और इंटीग्रेटेड एक तरीके से ऑल सब्जेक्ट्स या पेडागोजीज होंगी। तो आगे है इसके अंदर शिक्षकों को भी एक से अधिक भाषा का प्रयोग करना चाहिए, जिसमें अंग्रेजी एवं अन्य सामान्यतः प्रयुक्त भाषाओं के अलावा छात्रों के मध्य प्रयुक्त स्थानीय भाषा अथवा मातृभाषा शामिल हो। नेक्स्ट देखेंगे हम इसके अंदर अधिगम के व्यक्तिगत भेदभाव का ध्यान रखना, मतलब जो अधिगम है उसमें व्यक्तिगत भेदभाव का ध्यान रखना। क्रिएटिंग टू इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लर्निंग, तो इसमें है एक भाषा के अधिगम के दौरान, जो एक भाषा है उसकी लर्निंग के दौरान, अधिगम के दौरान एक बालक सामाजिक पूछताछ पर कई वस्तुओं के विश्लेषण से गुजरता है। द्वितीय एवं तृतीय बालकों को अपनी अतिरिक्त भाषाओं में क्षमता विकसित करने में वर्षों लग जाते हैं, मतलब बहुत टाइम लगता है, वर्षों लग जाते हैं किसी भी बच्चे को अपनी भाषा को और ज्यादा विकसित करने के लिए और उसकी कैपेसिटी को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। इसके अलावा बालकों द्वारा इन भाषाओं में मौखिक प्रवीणता के विकास में काफी भिन्नता है। 6 पॉइंट है हमारा इसके अंदर विभिन्न भाषा उपयोग हेतु कार्य विभाजन, यानी कि डिवाइडिंग टास्क को डिवाइड करना फॉर डिफरेंट लैंग्वेज यूजेस। तो आगे है इसमें एक द्विभाषी अथवा त्रिभाषी बालक, जो बालकों वाली जो क्लास होती है, मतलब जिस क्लास में दो तरीके के बच्चे हैं, जो द्विभाषी भी हैं और त्रिभाषी भी हैं, ये बहुत सामान्य है कि हर छात्र अपने विचारों को व्यक्त करते हुए अपनी मातृभाषा का उपयोग करने की इच्छा रखता है। यह कक्षा में एक ही भाषा समूहों के बीच संचार में परिमाणित हो सकता है। शिक्षक को छात्रों को उसकी दूसरी भाषा में दृढ़ता हेतु प्रोत्साहित करना चाहिए। दिन में विभिन्न भागों, पाठ अथवा कार्यों के दौरान विभिन्न भाषाओं का प्रयोग का कार्यक्रम बनाना चाहिए। आगे हम देखेंगे 7th, जिसके अंदर है सहयोगात्मक अधिगम उपागम, यानी कि कोऑपरेटिव लर्निंग अप्रोचेस। सहयोगात्मक अधिगम त्रिभाषी एवं द्विभाषी छात्रों को उनके संप्रेषण कौशल, जो उनके संप्रेषण कौशल होते हैं, यानी कि रीडिंग, लिसनिंग, राइटिंग और स्पीकिंग, तो इसमें वृद्धि करने के अलावा नेतृत्व विकास, निर्णय लेने के कौशल तथा संघर्षों को हल के उत्कृष्ट अवसर प्रदान करता है। यह सभी स्वतंत्र अधिगम के महत्वपूर्ण कारक हैं। शिक्षक विविध भाषा पृष्ठभूमि वाले छात्रों के समूह को कुछ सामान्य कार्य अथवा परियोजना आवंटित कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट हम देखेंगे इसके अंदर 8वां एकाधिकार मीडिया का उपयोग, यानी कि जो यूज ऑफ मीडिया मल्टीपल मीडिया है उसका यूज हम कैसे करते हैं भाषा अधिग्रहण के लिए और जो द्विभाषी और त्रिभाषी कक्षा है उसके लिए। बालकों को लेखों में जो कलाकृतियां हैं, लेखन एवं संवाद आदि कई मीडिया होते हैं। चित्रिक एवं अर्थ के भाषाई बोध के बीच संबंध की स्थापना से द्विभाषी एवं जो त्रिभाषी बालक होते हैं उनको विषय वस्तु के अधिगम को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी, क्योंकि जो मल्टीमीडिया है उससे बहुत ज्यादा बढ़ावा मिलता है अलग अलग लैंग्वेजेस के स्टूडेंट्स को या फिर किसी भी पर्सन को। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसके अंदर हमने देखा द्विभाषी और त्रिभाषी बालकों के बारे में, और उसके अंदर हमने ये भी देखा कि टीचर्स उनको और ज्यादा मोटिवेट कैसे कर सकती है अदर लैंग्वेजेस को जानने के लिए, उसको समझने के लिए, उसमें कम्युनिकेट करने के लिए। और टीचर्स को भी अलग अलग तरीके से अलग अलग भाषाओं का अध्ययन होना चाहिए, उसका एक तरीके से ज्ञान होना चाहिए कि अगर कक्षा में द्विभाषी या त्रिभाषी यानी कि बाइलिंगुअल या ट्राइलिंगुअल स्टूडेंट्स हो तो उनको किस तरीके से मोटिवेट किया जाए, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए और उनका जो लेसन है या फिर पाठ्यक्रम है उसको किस तरीके से पढ़ाया जाए। सो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें, एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर अदर नोटिफिकेशंस। थैंक यू सो मच।